He's in arrest. Please move to the visitation room. इसी तरह कई सारे लोग और कई सारे परिवार हैं जिन्हें हम जानते हैं और नहीं भी। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक HIV, एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों से मरने वालों की संख्या लगभग 2.7 मिलियन थी, जबकि उसी दौरान गहरी चोट से मरने वालों की संख्या लगभग 50 लाख थी। ये संख्या HIV, एड्स, टीबी और मलेरिया से मरने वालों की कुल संख्या से 1.7 मिलियन उच्चतम है। इसमें 24% मृत्यु रोड एक्सीडेंट से हुई थी, 14% गिरने से और 7% डूबने से हुई थी। रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या को सोच विचार में लेते हुए ये समझ आता है कि उसमें से 90% दुर्घटनाएं अविकसित देशों में और भारत की तरह विकासशील देशों में होती हैं। पर अगर आप वाहनों की संख्या को देखते हैं तो 50% से अधिक वाहन विकसित देशों से आते हैं। ये एक काफी मिलता जुलता विरोधाभास है। हर साल पूरे विश्व में लगभग 5 करोड़ लोगों को चोट लगती है और उसमें से लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 15 से 25 की आयु के लोगों की मृत्यु का कारण रोड एक्सीडेंट्स होना ये काफी चिंताजनक बात है। भारत में रोड एक्सीडेंट्स का दर 3 में से 1 मिनट का है और प्रति 10 मिनट 1 की मृत्यु होती है। अगर रोड एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु को अगर विकास की जमानत क्षति माना जाए तो फिर इसे देखें। पिछले साल में अधिकांश विकसित देश रोड एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करने में सक्षम हुए हैं। भले ही इसके लिए कई और चीजें कारण हों, लेकिन अध्ययन से ये पता चलता है कि सुनियोजित आपातकालीन उपचार पद्धति मृत्यु के दर को काफी हद तक कम कर सकती है। पहली प्राथमिक प्रतिक्रिया के सिस्टम की कमी ये अधिकतम मृत्यु के पीछे का मुख्य कारण है। आपातकालीन परिस्थिति के समय दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण प्राथमिक प्रतिक्रिया दाताओं के लिए किया है। आपातकालीन केस में लगभग 90% मृत्यु अस्पताल में पहुंचने से पहले ही हो जाती है। उसमें से अधिकांश केसेस को रोका जा सकता है। दुर्घटना के शुरुआत के कुछ क्षणों में होने वाली लापरवाही और अज्ञान का परिणाम मृत्यु या फिर हमेशा के लिए विकलांग हो जाना है। ये ट्रेनिंग वीडियो ये दिखाने के लिए बनाया है कि कैसे समय पर किया गया हस्तक्षेप हमारे आसपास होने वाली सामान्य परिस्थितियों में लोगों की जान बचा सकता है। ये ट्रेनिंग वीडियो इस प्रकार बनाई गई है कि ये हमारे पर्यावरण को अनुकूल हो और WHO और एम्स दिल्ली के निर्देशकों पर आधारित हो। BLS या बेसिक लाइफ सपोर्ट का उपयोग करके कुछ हद तक हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। BLS एक ऐसी अविलंब और कुशल तकनीक है जिसको पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट के केस में जीवित रखने में हमारी मदद करने के लिए बनाया गया है। BLS एक ऐसी तकनीक है जिससे सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही नहीं पर आम आदमी भी वाकिफ होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये करना जरूरी है। राज्य की हर एक नागरिक को BLS का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हम हमारे प्रियजनों के और दूसरों के आकस्मिक मृत्यु के आंकड़ों को कम कर सकते हैं। This training video is divided into different modules. Introduction, Anatomy and Physiology, External Cardiac Compression, Airway and Breathing, Full Cycle CPR, Full Cycle CPR Pediatric, Automated External Defibrillator, Trauma Overview, C-spine protection and log rolling, helmet removal,
hemorrhage control, splitting, muscularity. मनुष्य के शरीर के ढांचे और कार्य को समझने के लिए हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी संबंधित वीडियो देखना जरूरी है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमारा हृदय कैसे काम करता है। हमारा हृदय हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय छाती के बाईं ओर उरोस्ती के पीछे फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय के दाएं और बाएं भाग में 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी स्थित कक्षों को एट्रियम कहा जाता है और नीचे के कक्षों को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। हमारा रक्त एक वाल्व के माध्यम से एट्रियम तक जाता है। रक्त को पंप करने के लिए एट्रियम और वेंट्रिकल्स एक टीम के रूप में काम करते हैं। शरीर के अलग अलग भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त दाहिने एट्रियम में पहुंचता है। वहां से रक्त दाएं वेंट्रिकल्स में जाता है और वहां से उसको ऑक्सीजनेशन के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं एट्रियम में पहुंचता है। फिर रक्त बाएं वेंट्रिकल के माध्यम से होकर गुजरता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप किया जाता है। हृदय के कार्य को कंट्रोल करने वाली एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इस सिस्टम की शुरुआत एक पॉइंट से होती है जिसे SA नोड कहा जाता है, जो बाएं एट्रियम के सबसे ऊपर स्थित होती है। इसीलिए SA नोड को नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। इस पॉइंट से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल अन्य भागों में फैलते हैं। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किसी भी गड़बड़ी के कारण कार्डियक अरेस्ट होता है। हृदय की मांसपेशियां कोरोनरी आर्टरीज से रक्त प्राप्त करती है। इन आर्टरीज में बाधा के कारण हृदय की मांसपेशियों की मृत्यु हो जाती है, जिसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहा जाता है। मनुष्य सहित सभी रीढ़ वाले जीवों के लिए श्वसन प्रणाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संरचनात्मक रूप से श्वसन प्रणाली को ऊपरी भाग और निचले भाग में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी भाग में नाक, मुंह और ग्रसनी होते हैं और निचले हिस्से में स्वर यंत्र, श्वसन नली, ब्रोंकी और एल्वियोली होते हैं। श्वसन प्रणाली के निचले भाग को एक उल्टे वृक्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें ब्रोंकी डाली जैसी है, एल्वियोली शाखाएं हैं और एल्वियोलस पत्तों के समान है। फेफड़े थोरैसिक कैविटी वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये पसलियों से घिरा हुआ होता है। डायफ्राम पसली के नीचे स्थित होता है। पसलियों और डायफ्राम के समुचित कार्य से सांस लेना संभव हो जाता है। हवा से ऑक्सीजन एल्वियोली के जरिए फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर रक्त में पहुंचती है। उसके साथ ही रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है, छाती पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को श्वास कहा जाता है। सर तुम हरो मारो प्लीज। सर 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 सर
Call an ambulance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चलिए, हमने अभी जो वीडियो देखा उसका विश्लेषण करते हैं। हमने अभी ये देखा कि कार्डियक अरेस्ट होने से बेहोश हुए व्यक्ति को कैसे प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं। हमने अभी जो देखा वो एक तरीका है जिसे CPR या कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहा जाता है, जो BLS या बेसिक लाइफ सपोर्ट का भाग है। CPR एक ऐसी तकनीक है जिससे हम शरीर के उस भाग पर असर डालते हैं जहाँ पर हृदय स्थित होता है। आइए जानते हैं कि इसी तरह अगर आपके सामने कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाए तो उस स्थिति को एक पेशेवर की तरह कैसे संभाला जाए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन का विश्लेषण करना जरूरी है। पहला कदम पेशेंट के पास जाकर उसको पुकारना और उसको हिलाना है ताकि उसकी होश वापस आए। उसके साथ ही जांचे कि व्यक्ति सांस ले रहा है या फिर कुछ हलचल के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं। छोटे बच्चों के मामले में पैरों के नीचे टैप करके उन्हें जगाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप 2 प्रकार की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति जाग जाए और बात करना शुरू करे तो आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। यदि व्यक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो ये समझना चाहिए कि पेशेंट की जान खतरे में है। No response. Excuse me. Call for an ambulance. उसके अलावा ये जांचना चाहिए कि क्या पेशेंट सांस ले रहा है या फिर कोई भी हालचाल के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं। यदि पेशेंट ये दोनों लक्षण नहीं दिखाते हैं तो ये समझना चाहिए कि पेशेंट कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट की स्थिति में है, जहां हृदय और फेफड़े दोनों काम करना बंद कर देते हैं। ये समझते हुए कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बिना समय गवाए हृदय को वापस कार्यरत करने के लिए बाहरी कार्डियक कंप्रेशन प्रदान करें। आइए देखते हैं कि बाहरी कार्डियक कंप्रेशन कहाँ देना है। ये कल्पना करें कि 2 निप्पल्स को जोड़ते हुए एक लाइन खींची है और दूसरी रेखा उस पर लंबवत खींची गई है। जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वहाँ पर कार्डियक कंप्रेशन देना चाहिए। एक हथेली को नीचे की ओर छाती पर दबाएं, दूसरे हाथ की हथेली को उसके ऊपर रखें, आपस में पकड़ लें। हमें अपनी हथेली के माध्यम से बेहोश पड़े व्यक्ति पर अपना पूरा शरीर का भार डालना होता है। इसके अलावा अपनी कोहनियों को झुकाए बिना छाती पर 30 बार दबाव डालें। हर बार जब आप दबाव डालें तो छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे जानी चाहिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बेहोश पड़े व्यक्ति के लिए मुंह से मुंह का कृत्रिम श्वसन कैसे प्रदान किया जाए। कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति द्वारा कपड़े या पतले तौलिए का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। 2 उंगलियों का उपयोग करके नाक बंद करें और कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति को पेशेंट के ऊपर अपना मुंह पूरी तरह से ढकने दें। कृपया जांचें कि क्या पेशेंट की छाती आपकी तरह फैलती है। इसके लिए विशेष पैकेट मास्क उपलब्ध है। जब इस तरह से कृत्रिम श्वसन दिया जाता है तो सुनिश्चित करें कि आप हर बार 2 बार 1 सेकंड तक चलने वाली गहरी सांस दें। अभी हम देखेंगे कि एक पूर्ण CPR कैसे किया जाता है। CPR देते हुए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। छाती पर दिए जाने वाले प्रेशर का दर कम से कम 100 बार प्रति मिनट होना चाहिए। हर बार प्रेशर डालते हुए छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे जानी चाहिए। तेजी से और जोर से दबाएं। आपको हर 30 बार दबाव डालने पर 2 बार कृत्रिम श्वसन देना होगा। CPR देते समय 2 लोगों का होना बेहतर है।
जब एक व्यक्ति कृत्रिम श्वसन दे रहा हो तो दूसरे ने हृदय को कार्यरत करने के लिए छाती पर प्रेशर देना चाहिए। थकान से बचने के लिए हर 2 मिनट में प्रेशर देने वाला और कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति अपनी जगह बदल सकता है। सीपीआर तब तक जारी रखें जब तक कि पेशेंट को होश न आ जाए या फिर डॉक्टर की सेवा उपलब्ध न हो जाए। छोटे बच्चों को दी जाने वाली सीपीआर वयस्कों को दी जाने वाली सीपीआर से अलग होती है। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। Baby. Baby. No response. Excuse me. Call for an ambulance. छोटे बच्चों को प्रेशर देने के लिए सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल होता है। इसके लिए तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है या फिर दोनों अंगूठे की उंगलियों का उपयोग किया जा सकता है। हर बार जब बच्चे की छाती पर प्रेशर डाला जाता है तो वो उसकी छाती की परिधि के आधे या 1/3 से नीचे जाना चाहिए। 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आप अपनी उंगलियों के बजाय एक हाथ से दबाव डाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी हथेली का इस्तेमाल करना होगा। बच्चों के सिर उनके शरीर की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। वयस्कों के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक को सीधा रखने के लिए सिर और गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर झुकाना पड़ता है। बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक को सीधा करने के लिए सिर और गर्दन को इस हद तक झुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल निचले जबड़े को थोड़ा ऊपर उठाना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि जब आप उसे उठाएं तो आपके हाथ निचले जबड़े के ऊपर हो। आपका हाथ निचले जबड़े के नीचे के नर्म भाग पर नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये श्वास में बाधा डालने का मुख्य कारण होगा। बच्चों को एक वयस्क की एक सांस से पूरी हवा की आवश्यकता नहीं होती है, खास करके शिशुओं को। इसीलिए बच्चों को कृत्रिम श्वसन देते समय सिर्फ मुंह भर के देना पर्याप्त है। बच्चों का मुंह और नाक दोनों एक साथ कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति के मास्क या मुंह से ढकना जरूरी है। ऊपर दिए गए जीवन रक्षक तकनीकों को आदर्श तरीके से लागू करने के लिए हम प्राथमिक रूप से 5 सर्वाइवल चेन लिंक पर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम चेन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। पहला, तुरंत मेडिकल एड ग्रुप से संपर्क करें। दूसरा, बिना किसी देरी के रिवाइवल प्रोसेस शुरू करें। तीसरा, जल्द से जल्द मेडिकल असिस्टेंस लें। चौथा, उचित उपचार के लिए व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं। 5वां, जल्द से जल्द विशेष उपचार प्राप्त करें। ചേട്ടൻ മാറി ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. പിടിക്കേടാ മതി. Chest. Plug in pads connector. Rising heart rhythm. Shock advised. Stay clear of the patient. Deliver shock now. Press the orange button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
अब हमारे यहाँ कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते मामलों का सबसे आम कारण वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है। इस समय हृदय सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है और उसके बजाय अस्थिर ढंग से धड़कना शुरू कर देता है। इस परिस्थिति में हम डिफाइब्रिलेशन नामक विद्युत सहायता प्रदान करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में ये उपचार जितनी जल्दी दिए जाए उतना अच्छा है। अगर उपचार पहले ही मिनट में दिए जाए तो बचने की संभावना 90% है और अगर ये 10वें मिनट में दिए जाए तो बचने की संभावना 10% है। पहले ये प्रक्रिया सिर्फ डॉक्टर और नर्सों द्वारा की जाती थी, जबकि एक बेसिक ट्रेनिंग के माध्यम से आम आदमी भी ऐसा कर सकता है। ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे आम आदमी उपयोग कर सकता है उसे AED कहा जाता है। इस उपकरण के अंदर ऑटोमेटेड आवाज होती है जो कि हर कदम पर क्या करना है इसका निर्देशन करती है। क्या पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक की जरूरत है, इसे कब और कैसे करना है, इसके निर्देशन इलेक्ट्रिकल डिवाइस द्वारा दिए गए हैं और इसीलिए उसका उपयोग करना आसान है। अभी देशों में ये सुविधा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध है। ये सुविधा हमारे देश के रेलवे स्टेशनों में शुरू की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर इस सुविधा को उपलब्ध करने का मुख्य उद्देश्य कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए इसे जनता के लिए उपलब्ध करना है। Scene is safe. Hello, sir. Are you okay? No response. Activate emergency response system. No pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4. सबसे पहले AED ऑन नाम का बटन दबाएं। फिर चित्र में दिखाए अनुसार पैडल लगाएं। एक छाती की बाईं ओर और दूसरा छाती की दाईं ओर। ये सुनिश्चित करें कि केबल डिवाइस से जुड़े हैं। Do not touch the patient. तीसरा, रिदम का विश्लेषण करें। इस दौरान मशीन खुद हृदय का कार्य देखती है और यदि शॉक की जरूरत है तो मशीन खुद ही इसे एक टेक्स्ट के रूप में डिस्प्ले करती है। जब मशीन स्पष्ट रूप से खड़े होने के लिए कहती है तो एक तरफ हट जाए और सुनिश्चित करे कि रिवाइवल प्रोसेस में शामिल कोई भी व्यक्ति पेशेंट के साथ शारीरिक संपर्क में न हो। जब मशीन शॉक देने के लिए कहती है या फिर मैसेज डिस्प्ले करती है तो फिर समझ जाना चाहिए कि अभी शॉक देना चाहिए और इसीलिए शॉक बटन दबाएं। ഹലോ നീതെവിടെ? ആ ശരി, ഞാൻ നമ്പർ അങ്ങ് വാട്സപ്പ് ചെയ്തേക്കാം.
रोड एक्सीडेंट्स में शामिल लोगों के सिर, गर्दन और छाती पर चोट लगने की संभावना अधिक होती है। विचार करें कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है। टक्कर के बाद जब कार अचानक रुक जाती है तो कार के अंदर बैठे लोग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से फेंके जाते हैं। यहाँ उसी दर से सर विंडशील्ड से टकरा सकता है। सिर के अंदर मस्तिष्क को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसे कूप और काउंटर कूप कहा जाता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की इस गति से छाती स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से टकरा सकती है। यहाँ छाती के अंदर के अंगों को जैसे कि फेफड़े, हृदय और प्रमुख आर्टरीज को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है और पीछे की गति गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर हड्डियों को घायल कर सकती है। इसे विप्लैश इंजुरी कहते हैं। सबसे ज्यादा खतरा ड्राइवर और सामने बैठे व्यक्ति को होता है। हालांकि एक्सीडेंट की केस में पीछे बैठे लोगों को भी उसी गति से आगे की ओर फेंके जाने से उनके सिर, छाती और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से घातक चोट लग सकती है। इसीलिए सभी यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए। इससे रोड एक्सीडेंट में होने वाली मृत्युओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में ऊपर बताई चोटों के अलावा अन्य संभावित चोटें भी होती है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर हो सकती है। अगर उसको लापरवाही से हैंडल किया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। लोगों को रोड एक्सीडेंट से कैसे बचाया जाए ये जानना काफी फायदेमंद है। आइए हम कदम दर कदम प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका रोड एक्सीडेंट के स्थान पर पालन किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है उसे तात्काल घटना की सूचना इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम को देनी होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले सुनिश्चित करें कि स्थल सुरक्षित है। इस अर्थ में दुर्घटना में घायलों के लिए कोई और खतरा नहीं है या फिर रेस्क्यू वर्कर्स मौजूद है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिकल लाइन्स, टैंकर लॉरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले जाने वाले वाहनों आदि के संबंधित दुर्घटनाओं को सावधानी से संभालना चाहिए। आगे दुर्घटना में शामिल लोगों की स्थिति का आकलन करें। उदाहरण के लिए अगर हादसे में 4 लोग शामिल हैं, तो जानिए कि कौन कौन गंभीर रूप से घायल है। आगे सर्वाइकल स्पाइन को स्थिर करें। इसे 2 लोगों को एक साथ बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। इसके लिए कॉलर का इस्तेमाल करें और ये भी सुनिश्चित करें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक्ड नहीं है। वाहन के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थिति के अनुसार खिड़कियां, दरवाजे काटे या फाड़े जा सकते हैं। उसके लिए कुछ रेस्क्यू व्हीकल्स में कुछ आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं। यदि ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, तो वाहन के अंदर लोगों को बचाने के लिए स्टील रॉड, लीवर, बड़ा स्पैनर या पाइप रिंग का उपयोग किया जा सकता है। आगे काफी सावधानी के साथ गर्दन और रीढ़ की हड्डी को स्थिर करते हुए पेशेंट को बिना ज्यादा हिलाए वाहन से बाहर निकालें। इसके लिए स्पाइन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को स्पाइन बोर्ड पर बांधें। तीव्र रक्तस्राव के मामले में संबंधित क्षेत्रों को प्रेशर बैंडेज के साथ लपेटें। आगे पेशेंट को एम्बुलेंस में किसी योग्य ट्रॉमा सेंटर में ले जाए। उदाहरण के तौर पर सिर,
छाती या पेट में गंभीर चोट लगने पर उन्हें सीधा लेवल 2 या लेवल 1 ट्रॉमा केयर सेंटर में ले जाए। एक्सीडेंट के दौरान या फिर पेशेंट को संभालने के दौरान रीढ़ की हड्डी को हुआ नुकसान उनके जीवन को हमेशा के लिए एक ट्रेजेडी में बदल देगा। मस्तिष्क से संदेश रीढ़ की हड्डी के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। नतीजन जब रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो मस्तिष्क से संदेश अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। संदेश मिलने में असफलता अंगों के योग्य कार्य को अक्षम कर देती है। यही कारण है कि हादसों के बाद ज्यादातर लोगों की जिंदगी व्हील चेयर या बेड तक सीमित हो जाती है। जब रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है तो उसका इलाज और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। नतीजन दुर्घटना में शामिल लोगों को संभालते समय उसे बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है। इसी का भाग है कि सिर को सहारा देने के साथ साथ पीठ की हड्डी और शरीर में अन्य अंगों को भी सहारा देना चाहिए। अब देखते हैं कि हम लॉग रोल कैसे करते हैं। एक व्यक्ति घायल व्यक्ति के सिर और कंधों को कलाइयों के बीच सिर के साथ पकड़ेगा। इस तरह से पकड़े कि अंगूठे की उंगली ऊपरी हिस्से पर हो और बाकी उंगलियां कंधे के निचले हिस्से पर हो। ये व्यक्ति टीम लीडर होगा। 2 लोगों को घायल व्यक्ति को बिना हिलाए पकड़ना चाहिए। एक व्यक्ति हाथ के ऊपरी भाग पर पीठ को पकड़े और दूसरा व्यक्ति कोहनी और घुटने के पास पकड़े। जब टीम लीडर कहे तो धीरे धीरे घायल व्यक्ति को स्पाइन बोर्ड की ओर ले जाए। On count of 3, turn to my right. 1, 2, 3. On count of 3, turn to my left. 1, 2, 3. On count of 3, move the patient to down. 1, 2, 3. On count of 3, move the patient to up. 1, 2, 3. और सिर को सहारे के साथ फिक्स करें।
हालांकि घायलों की जान बचाने के लिए लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की हड़बड़ी के बीच एक अकेले लापरवाही से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है, ऐसी ट्रेजेडी जो सावधानी बरती जाए तो टाल दी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में घायल व्यक्ति को वाहन पर उठाते और रखते समय धक्का या खींचा नहीं जाना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति ने हेलमेट पहना हो तो उसे जल्दबाजी में नहीं उतारना चाहिए। उसे 2 लोगों को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हेलमेट की विंडशील्ड को खोलें। हेलमेट के निचले हिस्से के दोनों ओर एक व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। दूसरा व्यक्ति हेलमेट का पट्टा हटा देगा या काट देगा। दूसरा व्यक्ति अपने हाथों से निचले जबड़े के दोनों ओर कसकर पकड़ेगा। हाथ का निचला हिस्सा गर्दन के पास होना चाहिए। अंगूठे की उंगली चेहरे के सामने होनी चाहिए। बाकी उंगलियों को कान के पिछले हिस्से पर कस कर रखना चाहिए। पहला व्यक्ति जो हेलमेट के निचले हिस्से को दोनों तरफ से पकड़े हुए है, वो धीरे धीरे हेलमेट को अलग करने की कोशिश करेगा और उसको हटा देगा। पहला व्यक्ति घायल व्यक्ति को सिर और कंधे के बीच में रखेगा। सिर को कलाइयों के बीच में रखना चाहिए। कलाई को कान के बगल में, हथेली को गर्दन के बगल में, अंगूठे की उंगली कंधे के ऊपर और बाकी उंगलियों को कंधे के पीछे रखना चाहिए। जब इस तरह से सहारा दिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति अपनी पकड़ ढीली कर सकता है। आगे लॉग रोल किया जा सकता है और पेशेंट को सावधानी से ले जाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि एम्पुटेशन के मामले में क्या करना है। घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजने से पहले शरीर के कटे हुए हिस्से को अच्छी तरह से पट्टी कर लेनी चाहिए। कटे हुए हिस्से को अस्पताल ले जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कटी हुई उंगली या शरीर के हिस्से को नमी से रहित प्लास्टिक कवर में रखा जाना चाहिए और कसकर बांधना या सील करना चाहिए। कटे हुए हिस्से की प्लास्टिक कवर को आइस बॉक्स या फिर बर्फ से भरे कवर में रखा जाना चाहिए और तुरंत अस्पताल भेजा जाना चाहिए। याद रखें, किसी भी कारण से कटे हुए हिस्से को सीधे बर्फ में नहीं रखना चाहिए। ये एक सामान्य केस है जहां एक्सीडेंट्स के दौरान लोगों की हड्डियां टूट जाती है। जब टूटी हुई हड्डियों या उसके नीचे के जोड़ों को हिलाया जाता है तो उससे बहुत दर्द होता है। ऐसी संभावना है कि टूटी हुई हड्डी का नुकीला बिंदु रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं में छेद कर सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नतीजन अस्पताल में जाने से पहले ध्यान से स्प्लिंट लगाएं। आइए देखते हैं कि अगर हाथ की हड्डियां टूट जाए तो क्या करना चाहिए। 2 लोग पट्टी लगाए। घायल के हाथ को सख्त सतह पर रखें। एक व्यक्ति को घायल व्यक्ति की हथेली और कोहनी के बीच में पकड़ना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोर्ड के साथ हाथ बांधे। हाथ के नीचे और ऊपर के हिस्से को और उंगलियों के चारों ओर और कोहनी तक लपेटे। जब स्प्लिंट लगाया जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे तेज बांधकर ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक न करे। इसी तरह जब पैरों की हड्डियां टूट जाती है तो स्प्लिंटिंग की जाती है। कपड़े को मोड़कर इस तरह रखिए कि लंबे हिस्से का एक सिरा बिना चोट वाले हिस्से में कंधे पर और दूसरा सिरा नीचे वाले हिस्से में रहे। किसी व्यक्ति की सहायता से घायल हाथ को कपड़े के अंदर रखें। दूसरा व्यक्ति कपड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाए। कपड़े को गर्दन के दोनों ओर लाए और पीछे एक गांठ बांध ले।
यदि चोट पेल्विक एरिया पर है तो एक मोटे कपड़े का उपयोग करें और उसे हिप्स के बीच मोड़ें, फिर एंड्स को आपस में बांध लें। वास्तविक जीवन स्थितियों में मास कैजुअल्टीज के दौरान एक ही समय में कई लोग घायल हो सकते हैं। इस ट्रेनिंग में आपने जो देखा और सीखा है वो आपको कई लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है, शायद आपके चाहने वाले या आप खुद भी। आइए हम सभी समर्पित जीवन रक्षक बने। इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।